हेलो एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपी एन ट्रांजिस्टर। ओके, पीएनपी में क्या होता है कि पी टाइप दो यूज होता है और मिडल में एन होता है। एनपीएन में क्या होता है, पी बीच में होता है, दोनों साइड एन होता है। और ट्रांजिस्टर में कितने पिन के होते हैं? 3 पिन के होते हैं। तीनों पिन कौन कौन सा होता है? इमीटर, कलेक्टर और बेस। इमीटर, कलेक्टर और बेस। ओके, तो ट्रांजिस्टर पहले हम जानते हैं ट्रांजिस्टर होता क्या है। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है विथ 3 कनेक्शन होता है एंड कैपेबल ऑफ एम्पलीफिकेशन इन एडिशन टू रेक्टिफिकेशन। और सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए भी यूज करते हैं और इसका यूज स्विच में भी यूज करते हैं। ट्रू पावर क्या होता है? मेजर इन वाट। ट्रू पावर जो होता है मेजर इन वाट होता है। द पावर मैनिफेस्टेड इन tangible from such as electromagnetic radiation, acoustic wave, mechanical phenomena in a direct DC circuit, in electric AC circuit. ओके, वी आर क्या होता है? ये रिएक्टिव पावर होता है। ट्रू पावर क्या होता है? ये एक्टिव पावर होता है। वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर दैट कैन बी एडजस्टेबल टू डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यू। वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है? जिसमें एक पोर्ट लगा रहता है, जिसमें हम उसकी रेंज को बढ़ा के रेजिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, वैल्यू बढ़ा सकते हैं। वोल्ट एम्पियर क्या होता है? ये ट्रू पावर होता है। ये क्या होता है? अपरेंट पावर होता है। वोल्ट एम्पियर मतलब आरएमएस करेंट एंड आरएमएस वोल्टेज जो मल्टीप्लाई होगा उसको अपरेंट पावर कहेंगे, जिसको वीए बोलेंगे। वोल्ट तो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज वोल्ट में बता दिया है। वाट आवर क्या होता है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्विवेलेंट टू द पावर कंजप्शन ऑफ 1 वाट फॉर 1 आवर। 1 वाट फॉर 1 आवर इज वाट आवर कहलाता है। वाट क्या होता है? ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होता है। 1 वाट इज इक्विवेलेंट टू द 1 जूल पर सेकेंड। ओके, अब हम जानते हैं सोल्डरिंग जो करते हैं, सोल्डरिंग करने का क्या क्या तरीका है, कैसे सोल्डरिंग करते हैं वो जानेंगे। सोल्डरिंग करने का 2 तरीका है, एक सॉफ्ट सोल्डरिंग और दूसरा होता है हार्ड सोल्डरिंग। और हार्ड सोल्डरिंग कैसे होता है? ब्रेजिंग या सिल्वर सोल्डरिंग यूज होता है इसमें। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डरिंग जो होता है उसमें हम जानते हैं इसे प्रोसेस फॉर फिटिंग वेरी मिनट्स कंपाउंड पार्ट्स प्रोसेसिंग लो liquefying temperature, okay, which has been broken and during the process of soldering is performed at high temperature. ठीक है, in this process a thin lead alloy is used as a space filler metal. A liquefying temperature of a space filler alloy must not be less than 400 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर होगा तो किससे नीचे नहीं होना चाहिए? सॉफ्ट सोल्डरिंग में 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। वही हार्ड सोल्डरिंग में क्या होता है? द स्पेस फिलर मेटल ग्रिप्स हैज हायर टेम्परेचर मोर देन 450 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डरिंग में क्या होता है? 400 के आसपास होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? हार्ड सोल्डरिंग में 450 डिग्री से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, एक होता है सिल्वर सोल्डरिंग। इट इज एन अनसॉल्ड मेथड सपोर्ट टू फैब्रिकेट स्मॉल कंपोनेंट को इसको करते हैं, जिसमें ये होता है। ब्रेस सोल्डरिंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सोल्डरिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कनेक्टिंग 2 टर्मिनल। ब्रेस सोल्डरिंग क्या करता है? 2 टर्मिनल को और कनेक्ट करना हो तो दिस टाइप ऑफ सोल्डरिंग यूज करते हैं। ये क्या होता है? 2 टर्मिनल ऑफ द बेस मेटल बाय फॉर्मिंग लिक्विड मेटालिक स्पेस फिलर विच रन बाय द अट्रैक्शन ऑफ द वेसल थ्रू द जॉइंट एंड कॉल डाउन टू द गिव अ सॉलिड यूनियन। ओके, रिक्वायर्ड टूल फॉर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करने के लिए हमें क्या क्या टूल की जरूरत पड़ता है? एक तो सोल्डर, दूसरा वायर स्ट्रिपर, तीसरा सोल्डर ब्रेड, और चौथा क्या है? प्रोटोटाइप बोर्ड, और फिफ्थ क्या है? सोल्डरिंग आयरन इन स्टैंड एंड डैम्प स्पॉन्ज। सोल्डरिंग आयरन जो होता है एक स्टैंड होता है, मतलब 1 2 3 4 5 चीज़ चाहिए हमें सोल्डरिंग करने के लिए। क्या क्या? सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर फ्लक्स, सोल्डरिंग पेस्ट, ये सब होता है। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन में भी कितने वाट का होना चाहिए? 15 से 30 वाट का सोल्डरिंग गन आर गुड फॉर द म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक या पीसी। अगर पीसीबी में किसी चीज़ को डाई रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर को अगर हम करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, तो वो 15 से 30 वाट का होना चाहिए। इसके बाद नो प्रॉब्लम, आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, सोल्डर फ्लक्स को जानते ही हैं, उसको जल्द से जल्द उसको मेल्टिंग होने के लिए काम आता है। ठीक है,
उसके बाद सोल्डरिंग पेस्ट जो होता है, सोल्डरिंग क्रीम इज एम्प्लॉयड टू कनेक्ट द लीड ऑफ इंक्लूडेड चिप्स पैकेज टू कनेक्शन इन द सर्किट ब्लूप्रिंट ऑन द पीसीबी। ठीक है, देखिए जैसे रेजिस्टेंस का है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक ये सोल्डरिंग हो गया, एक ये उसका पेस्टिंग हो गया। तो ये प्रोसीजर है कैसे कैसे हम सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, एक ये फिलर हो गया, पेस्ट जिसको ये बोलता है, जिसको सोल्डर बोलते हैं, ये हो गया सोल्डर, सोल्डरिंग आयरन ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसीजर से हम कर सकते हैं सोल्डरिंग। सोल्डरिंग ये जो क्रॉस जो है, क्रॉस द वायर लाइन एंड ट्विस्ट वन साइड अराउंड द अदर एंड देन ट्विस्ट द अदर साइड, ये हो गया सोल्डरिंग आयरन। कैसे लगाते हैं कि इस तरह से, ये हो गया सोल्डरिंग सोल्डर, ये हो गया सोल्डर आपका, ये हो गया सोल्डरिंग आयरन। इस तरह से ट्विस्ट करके करते हैं। हम जो सोल्डरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जिस पार्ट को चिपकाना, पहले उसको सोल्डरिंग आयरन से टच करके उसको पहले गर्म करते हैं। जब वो गर्म हो गया तो पेस्ट को, सोल्डर को वहाँ लगा के उसको पिघलाते हैं, फिर उसको करते हैं। ठीक है, इस तरह से सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं डीसी मशीन पे। डीसी मशीन मैं आपको बताया था कि ये डीसी मशीन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता है। डीसी मशीन जो होता है, 2 टाइप्स ऑफ डीसी मशीन होता है, वन डीसी जनरेटर होता है, अदर डीसी मोटर होता है। डीसी जनरेटर में भी हम आपको बताए थे कितने 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 प्रकार के होते हैं, और डीसी मोटर भी बताए थे कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आप वहाँ देख सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ डीसी जनरेटर इज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी करते हैं। डीसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीसी मशीन पूछा जाए तो 2 प्रकार का होता है, एक डीसी जनरेटर, एक डीसी मोटर। और डीसी जनरेटर क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन क्या होता है, ये देख सकते हैं। फील्ड पोल, ये जो बाहर का जो फ्रेम होता है उसको योक बोला जाता है, फ्रेम को योक बोला जाता है। फील्ड वाइंडिंग का ये जो नॉर्थ साउथ दिख रहा है वो फील्ड वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, और जो बीच वाला ब्लैक जो वो शाफ्ट कहलाता है, और जो नॉर्थ साउथ जो है पोल शू होता है वो। अब बीच वाला रेड कलर का जो उससे बाहर जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो आर्मेचर कंडक्टर होता है। तो इस तरह से डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन होता है। और टाइप्स ऑफ डीसी मशीन जो होता है वो द एक्साइटेशन ऑफ द डीसी मशीन इनटू 2 टाइप्स ऑफ, नेमली सेपरेट एक्साइटेड एज वेल एज सेल्फ एक्साइटेड। डीसी मशीन में एक सेपरेटली एक्साइटेशन होता है और एक सेल्फ एक्साइटेशन होता है। सेपरेट एक्साइटेशन में टाइप ऑफ डीसी मशीन होता है जो फील्ड कॉइल आर एक्टिवेटेड होता है विद द सेपरेट डीसी सोर्स में। लेकिन सेपरेट एक्साइटेशन टाइप डीसी मशीन में क्या बोले मैं अपने, फील्ड कॉइल आर एक्टिवेटेड होता है विद द सेपरेट डीसी सोर्स है। फील्ड कॉइल जो होता है वो एक्टिवेटेड विद अ सेपरेट डीसी सोर्स से होता है फील्ड कॉइल। लेकिन सेल्फ एक्साइटेशन टाइप ऑफ डीसी मशीन में, सेल्फ वाले में क्या होता है, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू आउट द फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड विद द मशीन। द फ्लो ऑफ करंट होता है थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड विद द मशीन से होता है। द प्रिंसिपल काइंड ऑफ डीसी मशीन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स विद द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। ठीक है, शंट वुंड मशीन एंड सीरीज वुंड या सीरीज मशीन एंड कंपाउंड मशीन। अगर बात किया जाए तो 4 टाइप ऑफ मशीन होता है। डीसी मशीन जो होता है 4 टाइप का होता है, सेपरेटली, शंट, सीरीज, कंपाउंड। अगर ईएमएफ इक्वेशन का बात करें डीसी मशीन का तो NP5 बाय इंटू जेड बाय ए। ईएमएफ इक्वेशन डीसी मशीन जो होता है, N और नंबर ऑफ टर्न, P पोल, 5 फ्लक्स, जेड आर्मेचर एंड नीचे होता है ए। ठीक है, उसके बाद डीसी मशीन वर्सेस एसी मशीन। आपको पूछ दे, आपको ये तो आपका ईएमएफ इक्वेशन हो गया। डीसी मशीन का आपका डिफरेंस को पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीसी मशीन एंड एसी मशीन, तो बोलेंगे एसी मोटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज ड्राइवन थ्रू द एसी। एसी मोटर एसी के से ड्राइव होता है, चालू होता है, लेकिन डीसी मोटर वन काइंड ऑफ रोटेटरी मोटर यूज टू चेंज द एनर्जी फ्रॉम डीसी टू मैकेनिकल।
ये रोटेटरी होता है, डीसी टू मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है डीसी मोटर। और एसी मोटर एसी से ड्राइव होता है। फिर एसी मोटर का टू टाइप्स, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। एसी मोटर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक सिंक्रोनस होता है, एक इंडक्शन मोटर होता है। लेकिन डीसी मोटर जो होता है टू टाइप होता है, एक ब्रूसेस एंड ब्रूसलेस मोटर होता है। इनपुट सप्लाई ऑफ एसी मोटर इज अल्टरनेटिव। एसी मोटर में इनपुट सप्लाई होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। डीसी मोटर में डीसी करंट होता है। और एसी मोटर में मोटर ब्रूसेस कम्यूटेटर आर नॉट प्रेजेंट। मोटर में ब्रूसेस, एसी मोटर में ब्रूसेस कम्यूटेटर नहीं रहता है, लेकिन डीसी मोटर में मोटर कार्बन ब्रूसेस कम्यूटेटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। एसी सप्लाई फेजेज ऑफ एसी मोटर आर बोथ सिंगल एंड थ्री फेज होता है। एसी मोटर सिंगल थ्री फेज दोनों हो सकता है, लेकिन डीसी मोटर ओनली सिंगल फेज होता है। इनपुट सप्लाई जो होता है उसका सिंगल फेज होता है। और एसी मोटर में द आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसी मोटर आर द आर्मेचर इन एक्टिव वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टर्न। एसी मोटर में आर्मेचर इनएक्टिव होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टर्न करते रहता है। लेकिन डीसी मोटर में आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर आर द आर्मेचर टर्न वेयर द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन इनएक्टिव। आर्मेचर टर्न वेयर द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन इनएक्टिव। और एसी मोटर में थ्री इनपुट टर्मिनल होता है, जैसे में आर वाई बी। लेकिन डीसी मोटर में क्या होता है, इट हैज़ टू इनपुट टर्मिनल लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डीसी मोटर में दो टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव का होगा, एक नेगेटिव का होगा। लेकिन एसी मोटर में तीन टर्मिनल होगा, आर वाई बी, थ्री फेज का होगा। और एसी मोटर स्पीड कंट्रोल कैन बी डन बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। एसी मोटर को हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करके, लेकिन डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द करंट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का करंट चेंज करके डीसी मोटर को कर सकते हैं, और एसी मोटर का चेंजिंग फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द एसी मोटर इज लेस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इंडक्शन करंट एंड स्लिप ऑफ मोटर, बट डीसी मोटर efficiency is high because there is no induction current as well as slip। डीसी मोटर में एफिशिएंसी हाई होता है और एसी मोटर में एफिशिएंसी लेस होता है बिकॉज लॉस ऑफ इंडक्शन करंट एंड स्लिप। एसी मोटर में डज नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस। एसी मोटर में कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डीसी मोटर में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। AC motor are used where the high speed AC as well as variable torque is required। AC मोटर को रिक्वायर्ड होता है हाई स्पीड और वेरिएबल टॉर्क के लिए, लेकिन DC मोटर आर यूज वेयर वेरिएबल स्पीड एंड एज वेल हाई टॉर्क दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है। इन प्रैक्टिकल दीज आर यूज इन लार्ज इंडस्ट्री। AC मोटर जो होता है लार्ज इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन DC मोटर यूज इन ऑल एप्लीकेशन में होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिव, रिएक्टिव, अपैरेंट पावर। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही एक्टिव, रिएक्टिव और अपैरेंट पावर का बता रखा है। एक्टिव पावर को ट्रू पावर बोला जाता है। रिएक्टिव पावर जो होता है kVAR यूनिट होता है। अपैरेंट पावर जो होता है kVA या VA या MVM होता है। और अपैरेंट पावर में क्या होता है, RMS वोल्टेज और RMS करंट का प्रोडक्ट होता है। अब हम एक्टिव पावर देखा जाए तो फॉर्मूला मैंने बताया VI cos थीटा, मैं पहले बता रखा हूँ। रिएक्टिव पावर का VI sin थीटा होता है, अपैरेंट पावर का ओनली VI होता है। डिनोट ऐसे से करते हैं, ये मैंने आपको पहले से बता रखा है। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड होता है, वो डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग क्या होता है, द अर्थिंग इसेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। द अर्थिंग प्रोटेक्ट द पर्सनल फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट करेंट। शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्ट करता है। द अर्थिंग प्रोटेक्ट द अपरेटस एंड पर्सनल फ्रॉम हाई वोल्टेज सर्जेज एंड लाइटिंग डिस्चार्ज से होता है, उससे बचाता है क्योंकि अर्थिंग जो होता है लो रेजिस्टेंस पाथ होता है, जिससे जो भी करंट वोल्टेज होता है उसके थ्रू पास होकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब हम RLC सर्किट के बारे में देखते हैं। RLC सीरीज सर्किट क्या होता है, प्योर रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L और हेनरी कैपेसिटेंस C कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं सीरीज RLC सर्किट। RLC सर्किट क्या होगा, अगर सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज VR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL, अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है VC।
ये तीनों सीरीज में है, इसीलिए इसको कहेंगे RLC सीरीज सर्किट। और ये आपको AC में देखने को मिलेगा, V और VM sin ओमेगा टी, और XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, और ओमेगा का होता है 2πf। ठीक है, अगर आपको डिटेल में देखना हो तो मैं यहाँ समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, सीरीज RLC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट। तो यहाँ हम देखते हैं, एक ये R हो गया, ये L हो गया, और ये C हो गया। यहाँ जुड़ के यहाँ AC वोल्टेज करंट जो भी हो यहाँ हो गया, ये R हो गया, ये L हो गया, ये C हो गया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VR होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा VL होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VC होगा। ठीक है, तो टोटल करंट अगर निकालना हो तो V टोटल निकालना हो तो यहाँ से निकलेगा रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये होता है टोटल वोल्टेज का। ठीक है, और वहाँ हम I निकालेंगे, I बराबर V/Z, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। और हम देखते हैं कि VR का भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है। और हम RLC सर्किट में देखते हैं VL का, अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पूछेगा तो इसको बोलते हैं I ओमेगा L। ठीक है, I ओमेगा L, और VC को पूछा जाए तो VC बराबर 1/ओमेगा C होता है, I इंटू 1/ओमेगा C होता है। ठीक है, और V बराबर वैसे जनरल फॉर्मूला होता है IR का होता है, तो ये R ये हो गया, और यहाँ पे XL हो गया, ये XL हो गया। ठीक है, और XL जो होता है ओमेगा L होता है, इसीलिए VR जो हो गया IXL इक्वल टू I ओमेगा L, ये फॉर्मूला हो गया VL निकालने के लिए। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और VR हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लिया है। और ये भी बता देता हूँ, ये XL बता दिया, और XC का फॉर्मूला ये होता है XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फेजर डायग्राम भी आपको समझा ही देता हूँ। इसमें होता है मैंने आपको क्या बताया था कि VR, VC और VR, और XL बराबर बताया था XL बताया था ओमेगा L, और XC बताया था 1/ओमेगा C। ठीक है, और हम फेजर डायग्राम की बात करें तो यहाँ ये रेजिस्टिव हो जाता है, और ये XL हो जाता है, और नीचे वाला XC हो जाता है, क्योंकि इंडक्टर ये लीड करता है और ये लैग करता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इस तरह से फेजर डायग्राम अगर दूसरा बनाए तो यहाँ से दिखा सकते हैं, ये हो गया VR, ये हो गया VL, और नीचे हो गया VC। ठीक है, तो ये देखो VL हो गया, ये VC हो गया, ये VR हो गया। ठीक है, बीच वाला कांस्टेंट भी हो गया। अब हम बात करते हैं इन थ्री फेज सर्किट में। थ्री फेज सर्किट में कनेक्शन टू टाइप होता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन का मैं बता दिया था, स्टार
में वाई कनेक्शन भी कहते हैं, और वो सारे एक 120 डिग्री सबके बीच में होता है, वे कनेक्शन भी बोलते हैं इसमें। और इसमें मैं बताया था कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का फार्मूला भी बताया था। उसी तरह डेल्टा कनेक्शन ये ऐसे होता है, डेल्टा सोर्स होता है, ठीक है, इस तरह से कनेक्शन होता है। ये इसका सारे फार्मूला मैंने पहले बता रखा है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है स्टैटिक डिवाइस होता है विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट में एनी वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये एसी सोर्स हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, और बीच में जो ये डॉट डॉट लिख रहा है ये फ्लक्स हो गया, और यहाँ लोड लगाते हैं। तो क्या करता है, हम अगर एसी वोल्टेज इनपुट में देते हैं तो अगर वाइंडिंग अगर ज़्यादा है सेकेंडरी में तो स्टेप अप हो जाएगा, अगर सेकेंडरी में वाइंडिंग टर्न कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। और ये कौन सा होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है, ये फिक्स होता है। और ये जो पत्ती दिख रहा है 1 2 3 करके, ये लेमिनेशन कोड होता है, ठीक है। प्राइमरी में टर्न होता है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, सेकेंडरी में जो टर्न हो सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, जो लोड लगाते हैं लोड हो जाता है, ठीक है। ई आर एम एस जो होता है, ई आर एम एस निकालने के लिए जो फेज होता है उसको √2 से डिवाइड कर देते हैं तो ई आर एम एस निकल जाता है। और ई एम एफ इक्वेशन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है 4.445 FT, ये होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का कैसे क्या वर्किंग होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है स्टैटिक डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस होता है। जैसे ये हो गया, इसमें मान लो कि 10 टर्न है, इसमें मान लो कि इधर से मान लो कि 20 टर्न है, इसमें 20 टर्न, इसमें 10 टर्न। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, नहीं अप हो गया, क्योंकि सेकेंडरी में ज़्यादा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। और जो यहाँ इसमें जो एसी वोल्टेज देंगे, एसी करंट एसी देंगे, सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। अगर हम देखा जाए, ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अगर इसमें एसी सप्लाई दिए तो एक फील्ड जनरेट होता है, जिससे इसमें वोल्टेज इधर जनरेट होता है। अगर इसमें टर्न ज़्यादा है तो स्टेप अप, अगर टर्न कम है तो स्टेप डाउन।